हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईडी पॉइंट। जेईडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसके अंदर आपको मैंने समझाया था कि फ्लूइड होता क्या है और प्रेशर कैसे वैरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फ्लूइड हाइट। और उस पर हमने आपको बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब और उसके साथ साथ पास्कल लॉ बताया था और उनके हमने क्वेश्चन कुछ जम के प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग देखेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का आर्किमिडीज प्रिंसिपल या बॉइंट फोर्स आप कहिए एक तरीके से। तो बॉइंट फोर्स होता क्या है आज के इसमें समझेंगे। और जो बॉइंट फोर्स के नाम से बच्चों को डर लगता है और उसको देखकर छोड़कर चले जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन आज इस सेशन के बाद आपका डर आपसे निकल जाएगा और आप क्वेश्चन में मतलब जब वो मिलेगा पेपर आपको तो उसमें ढूंढ के निकालोगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स का कुछ है क्या, उसको पहले निपटा दूं। तो इतना आसान सेशन रहने वाला है। तो आसानी से उसको कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा, जैसे कि मैं आपको बेसिक से एकदम से एक ही फॉर्मूला देता हूं और उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है और कहीं भी वो काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझिए कि ये बॉइंट फोर्स या ऑफ थ्रस्ट क्या होता है। कि कभी कल के क्लास में हमने आपको ये बताया था कि प्रेशर कैसे वैरी करता है और हाइट के चलते वैरी करता है। तो आपने उसमें समझा था कि प्रेशर वो मतलब कि उसका जो लगने का जो डायरेक्शन है या प्रेशर किस तरीके से उस पर एक्ट करता है वो दिखाया था कि फोर्स उसके ठीक परपेंडिकुलरली रहता है। तो अब देखिए, कोई भी अगर सॉलिड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम फ्लूइड में उसको डालते हैं तो उसका कांटेक्ट कैसा होगा उसके सरफेस से, और सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू इट होगा। तो यानी कि फोर्स भी पूरे उस पर परपेंडिकुलर ही लगेगा और उसका जो एयर प्रेशर जो लगेगा परपेंडिकुलरली लगेगा। मतलब मैं एक क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि एक बॉल है, अभी जितना इसका शेप है ये तो आपको पता चल ही गया था कल कि जितना हम इन वाटर ओशियन के अंदर हम जितना जाते हैं गहराई में, उतना हम पे प्रेशर बढ़ते जाता है जितना हाइट होगा। तो अगर एक बॉल है, स्क्वीज कर सकता है, मतलब उसको स्क्वीज मतलब दब सकता है, और उसको आप लेकर 1000 मीटर नीचे चले जाइए तो उस पर फोर्स लगेगा और फिर उसके बाद वहां पर उसका शेप देखिए, तो जो भी शेप होगा 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर का अगर उसका रेडियस है वहां पर कम होगा और कंसिडरेबली कम होगा। यू कैन एब्जॉर्ब दैट। तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, आप वहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि जो बॉल था इस तरह से, तो चारों तरफ से ऐसा प्रेशर लग रहा होगा, यही हो रहा होगा ना। और एक चीज और इसमें रख सोचिए कि हम इसको कैसे भी वहां पर होल्ड करके रखे हुए हैं, मतलब कैसे भी उसको लेके जा रहे हैं। तो उसमें इसलिए भी बता रहे क्यों ऐसा बोल रहा हूं। तो चारों तरफ से प्रेशर लगेगा तो कुछ हाइट पर जब जाएंगे तो इसके हाइट के इसमें वेरिएशन होगा, है ना। तो ऊपर वाला जो प्रेशर होगा और नीचे वाला जो प्रेशर होगा, इसके प्रेशर में डिफरेंस होगा, सर्टेन उसका हाइट होगा, तो यही होता है। तो ये नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से ज्यादा होगा जितना फोर्स लगाएगा। तो इसी को हम लोग यहां पर बॉइंट फोर्स या ऑफ थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा ऐसा ऑफ थ्रस्ट, तो उसके चलते वो मतलब उसका टेंडेंसी होगा ऊपर जाने के लिए। ऑल दो मैंने इसीलिए बोला था कि इसको होल्ड होल्ड करके रखा हूं। अगर वो प्लास्टिक का बॉल है या उसका डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो हो सकता है कि वो सिंक कर जाए अपने आप, या डेंसिटी उसका कम है तो ऊपर की तरफ जाएगा और उसमें बॉइंट फोर्स उसको वो करे, उसमें उसकी हेल्प करेगा। तो आप अगर देखिए कि कोई भी अगर मास है, अगर 5 kg और 2 kg 3 kg, शायद ये मैनुअल फॉर्म में चला जाइए भाई आप। हाँ, जैसे मान लीजिए कि कितना भी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसका एयर में मास समथिंग कुछ होगा, 4 किलो 5 किलो 10 किलो। when the moment you putting in the water or immersing in the water, you will feel that it is the lighter, and this thing you can also experience to yourself when you diving in the in swimming pool or some lake where the not means lake and swimming pool, their water is static. That is why I am telling this one. Otherwise you can experience in the river and the running water as well. So but there the different type of the phenomena. Here, right here, when you are in the lake or in the swimming pool, you will just experience that your what the weight in the air there will be much lighter than the air one. So our weight will be considerably reduced in the water body, or means any kind of the liquid. And you will also experience that when the density of the liquid, when the you going inside of the liquid is more than
or in the means variation in the densities of the liquid. Suppose you are in the Red Sea where the density is the very high, or in the freshwater lake where is density is the nearly 1. So you will find that where density is the more, your weight is the reduced because their upthrust is the more. So upthrust is that buoyant force is playing a role. You can say denote by the letter capital B, और उसको आप FB सबस्क्रिप्ट में ऐसा लिखकर भी कह सकते हैं. तो मतलब कि मैंने अभी जो बोला कि इसमें अगर आपका डेंसिटी अगर डिफरेंट है तो आपका जो वेट है उस लिक्विड में वो डिफरेंट आएगा. जैसे कि अभी रेड सी का एग्जांपल दिया, तो रेड सी का डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा है तो लोग वहाँ पर ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं. तो क्यों? अब थ्रस्ट उसका ज़्यादा मिलते रहता है, डेंसिटी ज़्यादा अगर है तो. एक बात. दूसरा कि हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉइंट फोर्स जो लग रहा होगा उसका डेंसिटी से ज़रूर कुछ लेना देना है. तो होता ही है बच्चों कि किसी भी लिक्विड में जब हम इसको ऐसे इमर्ज कर रखे हैं इस तरह से, तो बॉइंट फोर्स एक उसके ऊपर की तरफ लगता है. अगर बॉडी सिमेट्रिकल है, जैसे इस तरह का भी स्फीयर है, अगर सिमेट्रिकल है तो बॉइंट फोर्स भी ठीक उसके सेंटर ऑफ मास से लगेगा. ये बात समझ में आया कि अगर सेंटर ऑफ मास अगर mg नीचे लग रहा है और किसी उसमें अगर हम लिक्विड में डाले हुए हैं और वो सिमेट्रिकल है या पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ठीक बॉइंट फोर्स इसके ऊपर लगेगा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के से ठीक उसके अपवर्ड. अगर सिमेट्रिकल है. और अनसिमेट्रिकल है मतलब बॉडी का देखने में तो सेंटर कहीं और लग रहा है लेकिन सेंटर ऑफ मास अलग है. ऐसा बहुत आप देखेंगे प्लास्टिक का, जैसे आर्बिट्री शेप में कोई चीज़ें हो तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो उसका सेंटर तो हमें लगता है कि कहीं और है, और लेकिन उसका जो ऐसे ज्योमेट्रिकल सेंटर भी नहीं, मतलब उसका जो शेप का सेंटर है वो कहीं और है और उसका बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं और है. तो उस केस में क्या होगा कि बॉइंट फोर्स तो जहाँ पर mg का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो उधर इस साइड में कहीं लगेगा, मान लीजिए कि इस तरह का है, लेकिन शेप का सेंटर ऑफ मास कहीं और है. तो इस तरह से क्या होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और घूमने लगेगा. तो इसमें आपको इस तरह की बातें मिलेगा. तो खैर वो अभी उसको कंसिडर नहीं कर रहे, अभी सिंपल खाली देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको उसमें डाल रखे हैं तो mg नीचे और बॉइंट फोर्स ऊपर. तो इस बॉइंट फोर्स को समझने के लिए मैंने और एग्जांपल जो आपको बताया कि आप ही का वेट अगर जब हम किसी स्विमिंग पूल में हैं और वहाँ डेंसिटी अलग अलग है तो वहाँ पर आपका जो वेट होगा उसके इनसाइड वो उसी के अकॉर्डिंगली पता चलेगा, या मतलब कि उस पर डिपेंड करेगा. मतलब आप लाइटर फील करेंगे अगर मोर डेंसिटी है तो कहीं ना कहीं बॉइंट फोर्स का, तो मैं उसके डेरिवेशन में नहीं जाता हूँ, आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि जो बॉइंट फोर्स का वैल्यू होता है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये याद रखिएगा कि जो बॉइंट फोर्स लगता है उस वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट जितना हम इसमें इमर्स किए हुए, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसमें आप किए हैं, आपका वाटर भी हो सकता है, और ग्रेविटी वहाँ पर है. मतलब इसमें अगर आप देखेंगे कि v इंटू रो में तो एक तरीके से मास ही है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी लिक्विड का है और वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है. तो पूरा ना करके, क्योंकि ऐसा mg में तो आप देखेंगे तो क्या होगा कि डेंसिटी इंटू ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, यही ना. और यहाँ पर है तो उसके जैसे मतलब कि एक तरह का फोर्स ही हुआ ना. अगर इसको आप देखेंगे तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, मास हो रहा है, और इंटू जी, तो मास इंटू जी क्या होता है, फोर्स. तो इसीलिए बॉइंट फोर्स है. लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो डेंसिटी होता है वो लिक्विड का लेते हैं और वॉल्यूम जो उसमें ऑब्जेक्ट का लेते हैं. और यहाँ पर mg इक्वल टू, ये तो सिंपल है, मास इंटू मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके उसको देखते हैं. ठीक है बच्चों. तो अपथ्रस्ट का तो ये मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए किसी भी फ्लूइड में तो एक अपथ्रस्ट लगाएगा. ऐसे ही मान लीजिए कि अगर हमारा जो ये एयर है वो भी तो एक तरह का फ्लूइड है, तो इसमें भी कोई चीज़ को अगर हम रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्पेन को अगर किया छोड़ा तो एक ग्रेविटी तो उसको खींच लिया, तो कहे कि यहाँ पर क्यों नहीं फ्लोट लगा, अपथ्रस्ट लगा, लेकिन इसका मास इतना ज़्यादा है कि वो नीचे की तरफ सिंक कर गया इस एयर में. कि इसका मतलब एयर का डेंसिटी कितना है, 1.27 kg पर मीटर क्यूब होता है, तो इसलिए अपथ्रस्ट वो बहुत कम देगा. अच्छा, अब इसी को प्लास्टिक बॉल को देखिए, कोई 2-3 मतलब कि मीटर अगर नीचे आप ले जाकर छोड़ दीजिए प्लास्टिक बॉल तो अपने आप ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसका अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू देयर उसके mg के. मतलब इन शॉर्ट
कभी भी किसी भी लिक्विड में अगर हम डालेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो उसका वेट तो mg नीचे की तरफ लगेगा और बॉइंड फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ये आपका आज का कॉन्सेप्ट है, इसी पर हमें पूरा आज लेक्चर दे रहा है कि ये आपको समझाना है कि बी ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ अगर कोई भी लिक्विड में करेंगे। तो आर्किमिडीज ने इसी चीज़ को एक उसमें कर दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से, और आपने इसको फेमसली पढ़ा होगा, यूरेका मूवमेंट। उन्होंने कहा कि व्हेन बॉडी को पार्शियली और फुल्ली किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम करते हैं तो सेम अमाउंट में उतना जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस हो जाता है। क्या कहा कि व्हेन अ बॉडी पार्शियली मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम v है और इसको इसमें इमर्ज किया पार्शियली या फुल्ली। पार्शियली का मतलब कि थोड़ा करके किया या फुली पूरा अंदर ही अगर उसमें कर दिया, तो ये ऑब्वियस सी बात है ना कि जितना उसका वॉल्यूम होगा वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अगर मान लीजिए पूरे ब्रिंग तक ये पूरा भरा हुआ हो लिक्विड ऐसे, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट आप डालिए इसमें, तो जितना वॉल्यूम होगा उतना तो निकलेगा ना। तो आर्किमिडीज में नया क्या किया, वो क्या था कि बाथटब में नहा रहा था, पूरा फुल्ली था, और जैसे ही वो अंदर की तरफ गया, या पूरा फुली नहीं भी होगा, तो जो हम लोग नहाते समय एक्सपीरियंस करते हैं स्विमिंग पूल में कि लाइटर बॉडी लगता है, तो उसने बाथटब में उसको एक्सपीरियंस किया। और वहाँ से उन्होंने कहा कि ये एक लॉ है कि जो कुछ भी उसका आपका बॉडी का मास होगा, किसी भी अगर उसमें अगर आप इमर्ज करेंगे, लिक्विड में करेंगे, तो उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। तो मैं वही करता कि मान लो कि बाथटब भी अगर फुल ऑफ वाटर हो, या ग्लास ऑफ वाटर या बीकर कुछ फुल ऑफ वाटर हो, एकदम ब्रिंग तक भरा हो, कोई ऑब्जेक्ट अगर डालेंगे तो यहाँ से जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा ना। सिंपल आर्किमिडीज भी यही मतलब भी कहा, और लॉ उसका इसमें हम देख रहे हैं कि वही हो रहा है। तो होता क्या है कि उसमें mg नीचे की तरफ लगता है और बॉइंड फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, तो सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को उसको जितना अगर उसमें कांटेक्ट में आएगा उतना उसके बाहर की तरफ वाटर निकलेगा या डिस्प्लेस होगा। ये तो सिंपल सी बात निकला। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है बच्चों कि व्हेन ऑब्जेक्ट पार्शियली और फुल्ली इमर्ज इन अ लिक्विड, एनी लिक्विड, it will be displace the same amount of the volume, liquid will displace the same amount of volume to their object one। ठीक, तो ये B इक्वल टू m, क्योंकि इस चलते हुआ कि जो भी लिक्विड में करेंगे उतना ही वॉल्यूम को ऊपर की तरफ वो करेगा, लिक्विड उस पर लगाएगा, तो और उतना वॉल्यूम उसका डिस्प्लेस होगा। तो इसी से निकल कर आता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। मतलब कोई भी आप देखते हैं ना कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम डालते हैं किसी ऑब्जेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डालते हैं, तो या तो सिंक कर जाएगा या उस पर तैरते रहेगा, कुछ आधा कुछ ऊपर और कुछ मतलब एक अंदर की तरफ तैरते रहते हैं। 3 तरह का होता है, तो उसको आइए वो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही उसको बाहर की तरफ डिस्प्लेस करेगा। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन समझ लीजिए। लॉ ऑफ फ्लोटेशन अब सही है। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां से अगर इसमें इमर्ज करेंगे, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के लिए मतलब कि अगर फ्लोट करता है तो यहां पर एक चीज तो तय है, B इक्वल टू mg। ये mg नीचे की तरफ लगेगा और यहां पर B ऊपर की तरफ लगेगा, यही होता है B इक्वल टू mg में। तो ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन का सिंपली अगर कोई क्वेश्चन में कहता है कि फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि B और mg के इक्वल होगा। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के लिए होगा, ये फ्लोटेशन बार बार आंखों पे आ रहा है, गड़बड़ लिख देता हूं, ये फ्लोटेशन अब सही है, B इक्वल टू mg। तो यहां से आप अगर देखेंगे, हाँ, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में B इक्वल टू mg के इक्वल होगा, तो यहाँ पर फ्लोट करेगा। और एक ये भी तो हो सकता है ना कि V इज ग्रेटर देन mg और B इज लेस देन mg, ये 3 बातें यहाँ पर होगा। अगर B इक्वल टू mg है तो उसमें क्या होगा कि
वो ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से होगा फर्स्ट वाले के लिए कि पूरा पानी के अंदर ही वो रहेगा, और 20 ग्रेटर देन mg होगा। एक एक करके इसको बना देता हूं। ये देखो, ये सेकंड वाला केस बन गया है, ये 20 ग्रेटर देन mg, तो mg के चलते कुछ ऊपर की तरफ होगा और कुछ पार्ट उसका ऊपर होगा। फिर इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा, मान लीजिए कि पानी का लेवल ऐसा कुछ है, तो ऑब्जेक्ट फुल्ली इनसाइड होगा v इक्वल टू mg में। ठीक, तो ये फर्स्ट केस आपका हो गया। तीसरा, यहां पर अगर ऐसा होगा तो बॉडी यहां पर कहीं मिलेगा थर्ड केस में। इस केस में b इज लेस देन mg, कि अगर mg ज़्यादा है तो उस केस में उसका वो नीचे की तरफ ही पूरा का पूरा सिंक कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कि इसके डेंसिटी का क्या लेना देना है। अगर लिक्विड का डेंसिटी अगर ज़्यादा है ऑब्जेक्ट का तो ऐसा मिलेगा, ये इस तरह का, मतलब ऊपर की तरफ होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लिक्विड का डेंसिटी इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, लिक्विड का डेंसिटी इज इक्वल टू रो, और लिक्विड का डेंसिटी इज लेस देन द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट हैवियर है तो इस तरह का आपको मिलेगा, सिंक कर जाएगा। देखिए, तो b इक्वल टू क्या होता है, एक कैसा हुआ, क्यों हुआ, तो b इक्वल टू हम अभी आपको बताया था कि अगर पूरा अगर हम इमर्ज करते हैं तो v रो g, ये लिक्विड के लिए लगता है, से लगता है बॉइंट फोर्स, और mg का वैल्यू v ऑब्जेक्ट g। तो अगर इसको अगर आप पूरे के लिए अगर करेंगे तो ये v इक्वल टू mg करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, हर जगह आप इसको इस इक्वेशन को फिट करेंगे। जैसे मैं एक करके लिख देता हूँ, v रो l g इक्वल टू v रो ऑफ ऑब्जेक्ट g, तो b से v कैंसिल हो रहा है, तो ये चीज़ आपको इक्वल मिल जा रहा है। और यहाँ पर v रो l g इज इक्वल टू v रो ऑब्जेक्ट g। तो ये g से g कैंसिल हो रहा है, तो लिक्विड का डेंसिटी इज लेस देन ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, और यहाँ से b इज mg के लिए है, तो ज़रूर यहाँ पर बॉइंट फोर्स ज़्यादा है mg से, तो आपको ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में है लॉ ऑफ फ्लोटेशन का मतलब कि b इक्वल टू mg पर आप ध्यान रखिए, या बॉइंट फोर्स को आप अपना समझते रहिए, वहाँ से आपको मिलते जाएगा। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या कर रहा था मैं आपको, हाँ, कि अपरेंट वेट, इसी में ज़्यादा दिक्कत होता है। अपरेंट वेट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। ठीक है, तो ऑपरेंट वेट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, उसके लिए कि अगर हम फिर से वैसा ही एक सिस्टम लें इस तरह का, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसी को उसमें इमर्ज किए हैं, तो mg डाउनवर्ड लगेगा और बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो जो अपरेंट वेट होगा वो क्या होगा, mg माइनस बी, उसको कितना कम लगेगा, जितना बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, यही बात होगा। तो इसका अगर वॉल्यूम v है और लिक्विड का डेंसिटी कुछ रो l है, और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लेट ऑब्जेक्ट डेंसिटी भी o, तो यहाँ से आप करेंगे कि v ऑब्जेक्ट डेंसिटी इंटू जी माइनस v लिक्विड डेंसिटी इंटू जी, यही होगा। यही आपको बताया अभी था कि v इक्वल टू मीन्स ऑफ थ्रस्ट इज इक्वल टू v रो g। तो यहाँ से v रो नॉट g कॉमन लीजिए, तो 1 माइनस लिक्विड डेंसिटी अपॉन रो नॉट, ऐसा होगा। तो दूसरी भाषा में जो आपका ऑपरेंट वेट आया उसमें यहाँ पे ही लिख देता हूँ उसका फॉर्मूला क्या निकल कर आया, वी रो जी। देखो वी रो जी को क्या लिख देंगे वापस, mg
तो 1 अपॉन रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए ऐसा मिलेगा। और mg को वापस आप चाहे तो w लिख सकते हैं। तो वहाँ पर यही इसी पे डिपेंड कर रहा है ना कि उसका लिक्विड का डेंसिटी और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या होगा। बाकी का जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में आपको मिला था उसका अपरेंट वेट, तो इस तरह का ऐसा आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी पर हमारा आज का फोकस रहेगा, अपरेंट वेट पर या लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर। बॉइंट फोर्स को अच्छे से समझ जाइए। एक बार फिर से बता देता हूं कि जितना वॉल्यूम कांटेक्ट में रहेगा किसके, लिक्विड के, वो कितना फोर्स उस पर लगाएगा उसके लिक्विड के डेंसिटी से तय होता है। मतलब कि उसमें आप देखेंगे कि वी रो जी वाला जो पार्ट है, ये अगर ऑब्जेक्ट के लिए है तो ये mg हो जाएगा। बॉइंट फोर्स के लिए है कि जितना भी, मतलब कोई जरूरी नहीं कि फुली इमर्ज हो, जितना उसका पार्ट होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा लिया हूं आज कि अगर उसका हाफ पार्ट, उसका 1/3 पार्ट, 1/4 पार्ट अगर उसमें इमर्ज करते हैं तो V ऑफ लिक्विड के कांटेक्ट में जितना आएगा उस पर ही आएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसी पर काम करना है। तो आ जाइए एक आध क्वेश्चन पहले देखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स ये कह रहा है कि द टिप ऑफ आइसबर्ग, द डेंसिटी ऑफ आइस इज 917 kg per meter cube, व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ आइस बिलो द वाटर। ठीक, तो द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज द 1024 kg per meter cube, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द आइसबर्ग डू वी सी एज्यूम दैट इट हैज बीन द सेम डेंसिटी एज ऑर्डिनरी आइस। पहले तो बोला कि बिलो द वाटर, एक वाटर में है तब क्या है, और इसी को सी वाटर में जाकर कह रहा है कि देखने के लिए। तो खैर देखते हैं। द टिप ऑफ आइसबर्ग, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ऐसा है और द वाट फ्रैक्शन लाइज बिलो द वाटर सरफेस। तो मान लीजिए कि कुछ आइसबर्ग ऐसा होगा, तो टोटल वॉल्यूम लेट, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम V है, तो V डैश मान लीजिए अंदर है, तो बाहर कितना है, V माइनस V डैश, यही होगा। तो ऐसा इस पे काम करते हैं अभी। तो कह रहा है कि व्हाट द फ्रैक्शन द आइस लाइज बिलो द वाटर सरफेस, और उसमें क्या कह रहा है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग बिलो द वाटर। तो अभी वो यानी कि डूबा नहीं है, यानी कि वो तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो हम यहाँ से जब फ्लोट कर रहा होगा तो एक बात तो तय होगा कि इसका mg डाउनवर्ड लगेगा और कुछ इसमें अपथ्रस्ट लगेगा b ऊपर की तरफ, ऐसा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि b इक्वल टू mg, और बॉइंट फोर्स कितना होगा बच्चों इसमें तो ये कितना अंदर है लिक्विड में, v डैश पार्ट अंदर है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं v डैश डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, और यहाँ से टोटल v रो ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। ये देखो तो शुद्ध एकदम आसान भाषा में यही हम कह सकते हैं कि पॉइंट फोर्स इक्वल टू होगा। तो जी से जी कैंसिल हुआ, हमें क्या निकालना है, व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ, तो यानी कि v डैश बाई v निकालना है, इक्वल टू रो ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन लिक्विड। तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना है अभी 917 917 ऐसा, और लिक्विड का डेंसिटी कितना है, केवल उसमें वाटर के लिए बोला है तो 1000 जानते हैं ऐसा, तो 0.917 इतना आ जाएगा। तो इतना फ्रैक्शन पार्ट वो अंदर की तरफ उसका डूबा हुआ है। तो अब कह रहा है कि इसी को कि अगर हम सेम को उसमें डाल दें, किसमें 1024 में डाल दें, तो व्हाट द फ्रैक्शन आइसबर्ग डू वी सी एज्यूमिंग दैट दे हैज द सेम डेंसिटी ऑफ, हाँ, व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ द आइसबर्ग डू वी सी, ये देखिए कि कितना अभी के इस वाले फर्स्ट पार्ट के लिए व्हाट द फ्रैक्शन कितना होगा, तो 0.917 वो पानी के अंदर होगा। तो ऐसा दिख तो नहीं रहा, लेकिन वी डैश बोल रहे हैं, तो उससे आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा कि अगर इसी को हम ओशियन में डालें तो उसमें हम क्या कर लेते हैं कि चलो वहाँ पर भी अगर वी डैश अगर इस तरह का अगर देखेंगे तो आपको तो एक चीज़ समझ में आ गया हो कि वी डैश बाई वी केवल उसका पानी लिक्विड का वो बदलेगा, तो यहाँ से 1000 के बजाय कितना हो जाएगा 1024। तो यहाँ से बोल सकते हैं ना कि वी डैश वी इक्वल टू 917 तो सेम रहा, लेकिन इसका जो डेंसिटी था वाटर के बजाय वहाँ पर कितना हो गया 1024, तो 1024 कर लेते हैं।
लेकिन ये पानी के अंदर है। अभी हमें पानी के बाहर कितना देखेंगे, तो वी डैश वी माइनस वी डैश जैसा कुछ चाहिए। तो अगर माइनस अगर यहाँ पर ऐसा लगा दें, थोड़ा सा एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, माइनस माइनस और दोनों में एक एक ऐड कर दें, तो ऐसा तो आपको किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, 917/1024 ऐसा देखने में तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लिखने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 1 मतलब उसको निगेटिव निगेटिव दोनों साइड में किया और 1 1 से उसको ऐड कर दिया या 1 माइनस समथिंग कर दिया, जैसे बोलना है आपको। तो वी डैश वी माइनस वी डैश अपॉन वी इक्वल टू 1024 माइनस 917, तो 83, वहाँ से 1024 माइनस 917 अगर करेंगे तो 83 प्लस 17, 83 प्लस 24 कर लीजिए, तो फिर से 17 वहाँ कर लेंगे तो 100 हो जाएगा, और 6, तो 106 अपॉन 1024 ऐसा। तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ 0.1 के ही आसपास होगा, तो ये अपना ऐसा लगा सकते हैं। तो इतना पार्ट 1.106 उस केस में आपको बाहर की तरफ मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको लिख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन था इसमें कि, तो इसमें एप्लीकेशन देखा आपने कि कैसे हो रहा है कि बॉइंट फोर्स और mg को आपस में इक्वेट कर रहे हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन वहाँ से मिसिंग हो गया था, तो उसको लेकर आया। इसमें क्या कर रहा है कि द आइस 0.918 एक है आइस जिसका डेंसिटी गिवन है, और वाटर में 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस आइस बैग को उसमें अगर डाला हुआ है तो 224 मीटर क्यूब आउटसाइड ऑफ द सरफेस है। तो टोटल वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए कि कहीं पानी में ऐसे ये तैर रहा है आइस बैग, और उसका 224 पार्ट ये इनसाइड द है, 224 मीटर क्यूब इनसाइड है, और टोटल वॉल्यूम सपोज इसका v है, यही है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका बताइए कि कितना उसका अच्छा आउटसाइड है, सॉरी, तो कोई बात ही नहीं रहता, तो फटाक से आ जाता। इसमें आउटसाइड है 224 मीटर क्यूब है, और टोटल वॉल्यूम भी v है। तो इनसाइड कितना है, v माइनस 224 होगा मीटर क्यूब, यही होगा ना बच्चों। देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है कि उसका एक आइस बैग है, उसका 224 मीटर क्यूब इनसाइड द वाटर है, और सॉरी आउटसाइड द वाटर है, और लेट कर लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम v है, तो पानी के अंदर कितना होगा, v माइनस 224, और सिंस से फ्लोट कर रहे हैं फिर से आइस बैग, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना तुरंत v इक्वल टू mg जैसा कुछ काम होगा। तो पानी के अंदर कितना होगा, v माइनस 224, और उसको डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो वाटर लग रहा है इंटू 1.03 इंटू जी, क्योंकि सेम यूनिट में रख लेते हैं, वहाँ भी CGS आपस में इक्वल होगा तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से इसका टोटल वॉल्यूम v, मतलब जो mg के लिए होगा टोटल वॉल्यूम v, और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0.918 इंटू जी। तो g से g कैंसिल हो गया, बाकी का तो बस खाना पूर्ति रह गया, कि मतलब इसको अब एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। तो इसको अगले इस पे लेकर स्लाइड में आ जाते हैं कि v इंटू 224, v माइनस 224 इंटू 1.03 इक्वल टू v इंटू वो उसका कितना था 9.8, 0.918, तो v इंटू 918। तो फिर तो एल्जेब्रा की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने जैसा हो गया। तो v इंटू 1.03 इसको माइनस कर लीजिए, v इंटू 0.918 इज इक्वल टू 224 इंटू 1.03। तो 103 माइनस अगर 1030 है और 918 है, तो 82 प्लस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। तो यहाँ से v इंटू 0.112 इक्वल टू 224 इंटू 1.03। तो उसको माइनस कर डिवाइड कर लीजिए, तो 224 अपॉन 0.112, इसको 1030
30 कर लीजिए, तो डॉट यहाँ से हटेगा तो ये सीधा सीधा आ जाएगा, तो 206T मीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम इसका कितना होगा, 2060 मीटर क्यूब। तो ये बात समझ में आया बच्चों इसमें, कि अगर इसको अगर यहाँ से वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या होगा, तो B = mg है। तो यहाँ पर सेकंड केस में मतलब क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूँ कि 224 मीटर क्यूब पानी के बाहर है, आउटसाइड ऑफ द वाटर। सो टोटल वॉल्यूम V है, तो इनसाइड कितना होगा, V - 224। और एक लाइन का कॉन्सेप्ट कि जब ये फ्लोट कर रहा होगा तो B = mg, लॉ ऑफ फ्लोटेशन से इसका वैल्यू V = mg होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 6 kg फ्लोटिंग इन द लिक्विड विद 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, फाइंड द बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स जो होगा, बॉइंट फोर्स = mg। क्यों, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोटिंग। तो बॉइंट फोर्स B = सिंपल mg, तो 6 kg के बराबर होगा, तो 6 × 10। तो बॉइंट फोर्स कितना हो गया, 60 न्यूटन। ठीक, अभी क्या कह रहा है कि रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो वहाँ पर लिक्विड को छोड़ के हटा दिया। तो 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम में है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि B = जब mg हो रहा होगा तो यहाँ से वॉल्यूम, वॉट एवर द वॉल्यूम उसका है, अच्छा वॉट एवर द वॉल्यूम नहीं, 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड है। तो जितना 2/3 अगर वॉल्यूम मीन्स सपोज टोटल वॉल्यूम V है, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि लेट द टोटल वॉल्यूम बी V, तो 2/3 इंटू V, डेंसिटी उसका लिक्विड का यहाँ से वाटर में ही है नहीं, अच्छा वही तो उसको करना है, लिक्विड इंटू G, मास V इंटू मास = डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम सपोज उसका टोटल V इतना है, V है G, तो G से G कैंसिल हो गया, B से V कैंसिल हो गया, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अपॉन लिक्विड का डेंसिटी = 2/3 आ गया। तो बेसिक क्वेश्चन बच्चों है, कभी कभी उसमें भी दिमाग, या मतलब बेसिक ही है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि बॉइंट फोर्स इक्वल हुआ तो उसका 2/3 उसका इनसाइड है, तो जितना उसका लिक्विड उसके चलते उस पर फोर्स लगाएगा इंटू G, उसका वॉल्यूम टोटल V है और ऑब्जेक्ट V और नॉट इंटू G, तो उसका वैल्यू अगर करें तो यहाँ से ऐसा मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि सॉलिड बॉडी इज फ्लोटिंग इन अ वाटर, वन अ सॉलिड बॉडी फ्लोटिंग इन वाटर हैज़ 1/6 ऑफ इज वॉल्यूम एबव द सरफेस। वाटर में कह रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा वाटर में है, एंड व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम विल प्रोजेक्टेड अपवर्ड इफ फ्लोट इन अ लिक्विड ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.2। अ लिक्विड वो दूसरे लिक्विड में डाल रहा है, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है बताया था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका ग्रेविटी उसका डेंसिटी 1 होता है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी एट दैट टाइम इज 1.2, राइट। सो तो ये कमाल का आपका क्वेश्चन होना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट को अब अच्छे से और समझने के लिए। देखिए कि इसमें कह रहा है क्या कि 1/6 ऑफ उसका वॉल्यूम अगर एबव द सरफेस है, ऐसा मान लीजिए, तो 1/6 अगर टोटल वॉल्यूम, अगर यहाँ पर फिर से कर लेते हैं वैसा कि लेट टोटल वॉल्यूम बी V, तो इसमें V/6 आउटसाइड है, तो अंदर कितना हुआ 5V/6, और इन केस 1 जब वाटर के अंदर है, व्हेन इनसाइड द वाटर, देन व्हाट विल हैपन। सो सेम थिंग, mg तो कभी भी लगेगा, कहीं भी उठा के फेंक दो, पानी में भी फेंका तो mg तो लगना ही है ऐसा, और बॉइंट फोर्स ठीक इसके ऊपर लगेगा B। तो ये जब फ्लोट कर रहा होगा, क्योंकि कीवर्ड उसका फ्लोटिंग है, तो
तो B इक्वल टू mg लग रहा होगा क्या? बिल्कुल लग रहा होगा। तो B इक्वल टू mg जब लग रहा होगा तो हम यहाँ से इसका इनसाइड द वाटर कितना है बच्चों, ये 5v/6, 5v/6, डेंसिटी ऑफ द वाटर 1 ले लीजिए, CGS सिस्टम में ही काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है, कैलकुलेशन में बचेंगे और क्या होगा, इंटू जी, मास, डेंसिटी इंटू ऑब्जेक्ट का डेंसिटी नहीं है, प्रॉब्लम यही था, तो इसीलिए पहला इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कैलकुलेट कराने के लिए लेकर आया है। तो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम तो v होगा इंटू जी, ऐसा, तो जी से जी कैंसिल हो जाएंगे, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हमें यहाँ से 5/6 मिल जाएगा क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में उसको अगर लिखते हैं तो, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जब है कि ऐसा हो रहा है, व्हेन वी पुट इन द दूसरे वाले पार्ट में, तो उसमें क्या पूछा है कि हमसे कि व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विल प्रोजेक्टेड अपवर्ड, बाहर कितना निकला होगा। तो मतलब इसी चीज़ को, इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम दूसरे लिक्विड में अगर हम डालते हैं कुछ इस तरह से, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ हल उसका अलग होगा। तो मान लेते हैं कि v पार्ट कितना है, तो v डैश मान लेते हैं, बाहर की तरफ है, हमें v डैश ही निकालना है, और अंदर की तरफ इनसाइड द लिक्विड कितना हो जाएगा, v माइनस v डैश, ऐसा होगा क्या बच्चों, ये कि v डैश ऊपर की तरफ है तो अंदर के साइड में कितना हो जाएगा, v माइनस v डैश हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मुझे स्क्रीन में देखना पड़ रहा है कि आपको दिख रहा है कि नहीं। तो v डैश ऊपर की तरह है और नीचे अंदर में कितना हो जाएगा, v माइनस v डैश, और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.2। लिक्विड का हमें पता है, ऑब्जेक्ट का हमें अब पता चल गया, तो हम वो निकाल सकते हैं क्या। तो इन सेकेंड केस, लाइक फर्स्ट केस हमने v इक्वल टू mg किया, वहाँ भी फ्लोट ही कर रहा है, तो इन दैट केस सेकेंड केस में क्या होगा, फिर से अगेन केस 2, इन स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ द लिक्विड इज 1.2। तो फिर से b इक्वल टू अगर mg अगर लिखें तो v माइनस v डैश, इन साइड अंदर है, लिक्विड का डेंसिटी 1.2 है, g, तो g रहेगा, मास उसका टोटल v है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज 5/6, ये कैलकुलेट किए थे, ये वाला जो वैल्यू था यही कैलकुलेट किए थे ना। तो हमें अब क्या निकालना है, v डैश बाई v का वैल्यू निकालना है, कैसे भी निकालना पड़े। तो यहाँ से 12/10 का मतलब 1.2 का मतलब हो जाएगा 12/10, और यहाँ से हो जाएगा 6/5। तो v माइनस v डैश इक्वल टू, इसको अगर लिख लें 6/5 इक्वल टू v इंटू 5/6, तो अगर यहाँ से करेंगे तो 25/36। तो यहाँ से अगर इसको रखेंगे v माइनस v डैश अपॉन v इक्वल टू 25/36, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/v डैश अब ओवर v इक्वल टू 25/36। तो इसको इधर उधर थोड़ा करिए, 1 माइनस 25/36 इक्वल टू v डैश बाई v। तो v डैश बाई v का जो वैल्यू आएगा यहाँ से 11/36। तो कितना फ्रैक्शन है, शायद वो वाटर मार्क लगता है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, v डैश बाई v इज 11/36, ऐसा, ठीक है। तो 11/36 पार्ट उसका जो होगा ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट होगा, बाहर की तरफ निकला होगा, जिस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो समझ में आया कि ये सॉलिड बॉडी अगर इतना है तो उसका कितना पार्ट उसका प्रोजेक्ट अपवर्ड रहेगा। तो v डैश था 11/25। तो उसमें क्वेश्चन में कीवर्ड जो था, जो क्वेश्चन में कीवर्ड था कि a solid body floating in the water, the 1/6 part is the volume in the surface, वाटर में, और कह रहा है कि उसको जब दूसरे ऑब्जेक्ट में लिक्विड में डालेंगे तब कितना होगा। तो पहला वाला इन्फॉर्मेशन हमारा डेंसिटी, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालने में काम आ गया, और फिर जब दूसरे वाले में उसका जरूरत पड़ा तो उसमें लगा लिया, और आसानी से हमारा अपना लॉ ऑफ फ्लोटेशन काम कर ही रहा था, और उस पर लगाने के बाद आंसर आ गया, कुछ ऐसा। तो नोट डाउन करना चाहे होंगे कर लीजिए, ये तो आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ये देखिए बच्चों, ये कह रहा कि टैंक इज कंटेन वाटर एंड मर्करी, ऐसा, एन आयरन क्यूब ऑफ द एज 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे तो नहीं है,
ऐसा क्यूब का एक पार्ट क्रॉस सेक्शनल हम आपको दिखा देते हैं, या और दिखाने के लिए ऐसा एक क्यूब के अंदर है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ क्यूब इनसाइड द मरकरी। तो ठीक है, मान लेते हैं कि अगर उसमें एक पास का एक साइड से, मतलब यहाँ से एक्स अगर होगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स, उसका एज, ये क्यूब है ना, तो उसमें क्या होगा कि अंदर की तरफ उसका जो एरिया होगा, मतलब 6 इंटू, मतलब इसमें अगर वॉल्यूम एक तरीके से देखेंगे कि एक तरफ का साइड है, एक्स अगर अंदर की तरफ है तो एरिया तो उसका कितना होगा 6 इंटू 6, और इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करें तो इतना वॉल्यूम मर्क्यूरी के अंदर है, और 6 माइनस एक्स वाटर के अंदर है, वो वाला पार्ट, मतलब एरिया इंटू 6 माइनस एक्स और एरिया इंटू एक्स, उनका अपना अपना वॉल्यूम हो गया। तो कह रहा कि कितना उसमें इनसाइड द मर्करी है, गिवन द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.7 इंटू 10⁻³ डेंसिटी ऑफ मर्करी तो 13,600 होता ही है। तो बच्चों ये मर्करी और वाटर के, और वैसे भी वो मिलता नहीं है, मिलेगा नहीं क्योंकि डेंसिटी उसका बहुत ज़्यादा है, तो और वाटर लाइटर है तो उसके ऊपर रहेगा। तो इसमें और ऐसे वो इक्विलिब्रियम है, की वर्ड इज द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब हर फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, या रेस्ट में है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि mg तो इसका डाउनवर्ड लग रहा होगा, ये तो तय है कि वाट एवर द मास, एक बात तो होगा, कोई भी एग्री करेगा। अब मर्क्यूरी वाले जो पार्ट में है तो वो अपना पॉइंट फोर्स लगाएगा, और वाटर वाले में जो है तो अपना पॉइंट फोर्स लगाएगा। तो इन दोनों के लिए ऐसा दो अलग अलग, तो से B1 एंड B2, B1 वाटर लगा रहा होगा, B1 मर्क्यूरी लगा रहा होगा। तो अगर ये दोनों मिलके फोर्स लगा रहे होंगे तो B1 प्लस B2, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि mg के इक्वल होगा क्या, buoyant force by the water and buoyant force by the mercury acting upward, and it balanced to the mg, because it is saying the question, it is the our iron object or iron block cube is in the equilibrium. So equilibrium means the all of the force at B, net force is 0, so must be the all of the force equal to, means in that direction, the vertical direction. So B1 and B2 is acting upward and mg is downward, so will be the two of the forces, upward force and downward force will be the equal to the each other. So V1 plus B2 is equal to mg. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ऐसा। तो B1 के लिए अगर देखें कि जो मर्क्यूरी लगा रहा होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 6 इंटू 6 इंटू एक्स, वॉल्यूम तो उसका जो जितना मर्क्यूरी के अंदर है इतना ही होगा, इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी। ये मर्क्यूरी का बॉइंट फोर्स आ गया। बॉइंट फोर्स के लिए हम क्या जानते थे, वी लिक्विड इंटू जी, तो लिक्विड इस समय कौन सा है, मर्क्यूरी है, तो इसलिए ऐसा लगा। प्लस दूसरा बॉइंट फोर्स B2 वाटर लगाएगा तो उसका डेंसिटी, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 माइनस एक्स, यही होगा, ठीक। और उसमें उसका वाटर का डेंसिटी कितना हो जाएगा बच्चों 1000 इंटू जी, ऐसा। तो ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। अब बारी है mg का, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका तो टोटल क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, और डेंसिटी उसका कितना गिवन है 7.7 इंटू 10⁻³ इंटू जी, ऐसा। ये देखिए ये लिखने आया है कि आपको, अगर ये लिखने आया तो फिर मामला आसान है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो 10⁻³ जी, ये जी और 10⁻³ जी। तो पहले ही मुहूर्त में इस ऑस्पिशियस मोमेंट पर इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक और है दूसरा, ये 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, हर जगह से कॉमन लेकर कर दें। तो इन शॉर्ट वी हैव, यहाँ पर क्या बचा, अब थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, यहाँ से 13.6 इंटू एक्स प्लस वहाँ से 6 माइनस एक्स इक्वल टू नेक्स्ट इज 6 इंटू 7.7,
लीनियर इक्वेशन है तो आप x हिसाब से मांगा जा रहा है तो निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 13.6 माइनस 1 इट विल बी 12.6 और उसमें अगर 6 को उस साइड में भेज दीजिए तो चलो सॉल्व ही कर देते हैं। यहाँ पर अब देख रहे हैं 13.6 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 12.6x और उसमें 6 इंटू 7.7 तो 6 7 जा 42 2 4 6 7 जा 42 46 माई 0.2 और उसको -6 इधर लेकर आ जाइए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो इसका वैल्यू आ जाएगा कुछ 40 तो हो गया 39 ठीक है 6 तो गया पूरा पूरा ना तो अच्छा 40.6 ही है। मैं क्यों एक्सपेरिमेंट इसमें कर रहा हूँ इतना कि 40.2 अपॉन 12.6 ऐसा हो जाएगा। तो इसमें अगर 12 3 जा देखेंगे तो 36 वो पूरा पूरा आपको नज़र आ ही रहा होगा और 18 उधर से और आ जाएगा तो और क्योंकि सिर्फ सेंटीमीटर में तो आंसर भी उसका सेंटीमीटर में आएगा तो 3 पॉइंट फुट। अब उसको आप थोड़ा अपना भी लगाइए क्योंकि वहाँ से 36 पूरा पूरा है और 1.8 और आ जाएगा 37.8 और वहाँ से 40.2 है तो 2.4 के करीब होगा तो फिर से उसमें डॉट लगेगा तो 3.2 तो मान लीजिए कि 3.2 सेंटीमीटर के आसपास हम इसी कैलकुलेशन के साथ चलते हैं। मतलब हो सकता है कुछ और आएगा लेकिन अभी जो एटम मोमेंट जो निकाला वो 3.2 है। मतलब उसके और थोड़ा स्पेसिफाइड करके करेंगे तो कह रहे कि व्हाट द फ्रैक्शन इज तो व्हाट द फ्रैक्शन टोटल कितना था 6 तो फ्रैक्शन पार्ट उसका कितना हो जाएगा क्योंकि देखो उसमें जो एरिया है तो एरिया का तो कोई लेना देना नहीं है। एरिया दोनों साइड से कैंसिल होगा। मतलब एरिया में अगर देखेंगे टोटल वॉल्यूम का तो 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 36 इंटू 6 करेंगे और यहाँ पर भी 36 इंटू 3.2 करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा कि वो 6 कैंसिल होने के बाद 36 कैंसिल होने के बाद 3.2 ओवर 6 तो 0.53 के आसपास इतना फ्रैक्शन आपका मरकरी में होगा। मतलब आधा से थोड़ा सा ज़्यादा मरकरी में होगा और वाटर से और सही भी है कि उसका डेंसिटी ज़्यादा है तो 0.53 खैर वो तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि डेंसिटी कैसा है। मतलब मैं भी बोलने वाला था कि मरकरी का डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए उसमें ज़्यादा है ऐसा नहीं तो और आप थ्रस्ट और ज़्यादा लगाना चाहिए था। तो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कैसा है इस चलते ऐसा हुआ। तो 0.53 विल बी द पार्ट विल बी द इनसाइड ऑफ द मरकरी वन। तो ये बात समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आया तो इसको आप लिख सकते हैं और तब तक मैं इस नोटिफिकेशन को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि बॉडी ऑफ डेंसिटी रो फ्लोट विद द वॉल्यूम V1 एंड टोटल वॉल्यूम V इमर्ज इन वन ऑफ द लिक्विड डेंसिटी रो 1 and with the remainder of the volume V2 emerge in the another liquid of rho 2. So where rho 1 is greater than the rho 2, the find the relative volume emerge in the two liquids. ये बच्चों ऐसा कर रहा है कि यहाँ पर दो लिक्विड है, रो 1 को ज़्यादा बोला है तो इसको नीचे रख लीजिए और रो 2 यहाँ पर है। तो वही कहानी क्या बोल रखा है कि इसमें कि टोटल वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम V1 पार्ट इधर है अंदर और इसका वॉल्यूम इसका दूसरा पार्ट V2 है उसके तरफ। ठीक है तो वो उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है तो इसको एक बार और देख लीजिए। तो यहाँ पर जो बॉइंट फोर्स मतलब इसमें क्या लग रहा होगा कि B1 ऐसा और इसके चलते B2 ऐसा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि B1 प्लस B2 इक्वल टू mg। तो B1 के जगह पर अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा V1 क्योंकि इस लिक्विड में पहले वाले में है तो V1 रो 1 इंटू जी और यहाँ से V2 रो 2 इंटू जी इक्वल टू इसका टोटल वॉल्यूम अगर V ले लेते हैं V रो है ना क्योंकि उसका रो बोल रखा है बॉडी का डेंसिटी रो है वो सब जगह P इसको लिख दिया हुआ है तो जी कैंसिल हो जाएगा
तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा कि V1 रो 1 प्लस V2 रो 2 इक्वल टू V रो, ऐसा। इसके अलावा वो बोला है कि V1 का बताओ इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, फाइंड द रिलेटिव वॉल्यूम, उसका कितना होगा V1 का। तो बेसिकली यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना कि V1 प्लस V2 मिलकर ही तो V है, तो किसी भी एक को आउट करना है तो V2 इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, V माइनस V1। तो इसको लेकर रख दीजिए यहाँ पर, V1 रो 1 प्लस V2 के जगह पे V माइनस V1 इंटू रो 2 इक्वल टू V रो, ऐसा। तो V1 को अगर इधर पकड़ के लेकर आते हैं, ये आगे जैसे क्या होगा कि V रो 2 होगा और यहाँ से माइनस V1 रो 2 होगा, तो V1 कॉमन लेंगे तो रो 1 माइनस रो 2 होगा। V1 कॉमन लेंगे तो रो 1 माइनस रो 2 इक्वल टू V रो माइनस V रो 2, ऐसा। इसको सॉल्व करने पे कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से V1 का जो वैल्यू होगा बच्चों, V कॉमन लेने के बाद रो माइनस रो 2 अपॉन रो 1 माइनस रो 2, तो V1 के लिए आ गया। तो वैसे ही क्या होगा कि जैसे सेंटर ऑफ मास में देखते थे ना कि 1 है तो 2 का आता था, तो वैसे ही क्या होगा कि V2 का अगर वैल्यू लिखेंगे, आप सॉल्व करके देखिएगा, वहाँ पर बस कुछ करना नहीं है। जो V1 प्लस V2 इक्वल टू V है, तो वहाँ पर V1 की जगह पे V माइनस V2 पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाइए, अगर V2 का वैल्यू इसका लिखते हैं तो V रो माइनस रो 1 अपॉन रो 2 माइनस रो 1, या रो 1 माइनस रो 2, क्योंकि यहाँ रो 1 ज़्यादा है इसीलिए ऐसा आएगा। तो रिलेटिव वॉल्यूम इन द टर्म ऑफ दिस थिंग, तो ऐसा आ जाएगा। तो इसमें बार बार ऐसा इसलिए कराया जा रहा है आपको कि आपके दिमाग में एकदम से वो बैठ जाए कि पीछे का है, कि मतलब जो देखकर फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम पे डर लगता है वो डर खत्म हो जाए। और इनका मैं ख़त्म कर देता हूँ ये नोटिफिकेशन, ठीक है। तो उनका डर एक ख़त्म हो जाए और जिसके चलते आसानी से आप क्वेश्चन को ढूंढ कर सकें, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि a metal cube of the 5 centimeters side relative to the density is suspended by the thread so as to be the completely immersion liquid of density of this much. Find the tension in the thread. हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मेटल क्यूब को 5 सेंटीमीटर साइड है जिसका रिलेटिव डेंसिटी 9 है, इज सस्पेंडेड बाय द थ्रेड, सस्पेंडेड बाय द स्लेट। चलिए क्यूब बना ही लेते हैं, बहुत देर से पेंडिंग था। और इसमें किसी लिक्विड में ऐसा है, इस तरह का है, ठीक है। तो इसमें mg डाउनवर्ड लग रहा होगा और टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ऐसा यही होगा। और साथ ही साथ मतलब एयर में जब होता तो वही होता ना, इसमें तो हमने बहुत सारा ऐसा देख रखा है लॉज ऑफ मोशन में, mg ऊपर और t नीचे। अब पानी आने की वजह से क्या होगा, अब थ्रस्ट और एक्स्ट्रा लगा देगा, b ऐसा लिख लीजिए। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फिर से नया बना दूं। देखो कि mg नीचे की तरफ लगेगा और टेंशन ऐसे लगता अगर किसी से ऐसा हैंग्ड है तो, लेकिन जैसे ही इसको पानी में डाला तो पानी में डालने के वजह के बाद कैसा होगा, एक बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि T प्लस बी इक्वल टू mg। तो T इक्वल टू कितना होगा, mg माइनस बी। तो एक तरीके से वही मेजर कर रहा है ना, इसका ये वाला तो एक्सप्रेशन से आप परिचित हैं, यही तो था अपरेंट वेट। तो टेंशन वहाँ पर कम हो जाएगा। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ठीक है, और कोई चारा नहीं है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत कर सकते हैं। तो यहाँ से mg 1 माइनस बॉइंट फोर्स बाई mg कर सकते हैं, mg कॉमन लेने पे ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो mg से mg 1 बॉइंट फोर्स, तो उसका कंप्लीटली उसमें इमर्ज कर रहा है। तो हम यहाँ से देखते थे कि ये लिक्विड का डेंसिटी अपॉन ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ऐसे आ जाता था, मतलब कि आप जब रखेंगे वहाँ पर कंप्लीटली इमर्ज ही है वो। तो v इंटू लिक्विड इंटू जी, और यहाँ पर v इंटू ऑब्जेक्ट इंटू जी, तो वहाँ से वी जी कैंसिल होकर यही मिलेगा।
जो फार्मूला भी उसका है। लेकिन यहाँ पर फिर भी नहीं बच सकते। लिक्विड के लिए तो मान लो 1.2 है और उसका रिलेटिव डेंसिटी 9 बोल रखा है, तो उन दोनों का रेशियो अगर हो देखेंगे तो 1/2/9 आ जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन mg का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो mg को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं कि ये कितना है उसका 5 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 125 इंटू 10⁻⁻6 यही होगा मीटर क्यूब, क्योंकि एम के सिस्टम में जा रहे हैं इसलिए। उसका डेंसिटी वहाँ से 9 है और g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और तो ये तो हमारा ये आ गया 125। तो इसको अभी रखे रहना, और इसमें अगर देखेंगे तो 1.2/9। तो आ जाइए, कुछ कैल्शियम वगैरह लेने वाला काम होगा तो अगले पेज पे करते हैं। तो जो टेंशन होगा थोड़ा ऊपर से लिखते हैं कि स्पेस मिलते रहे। T = mg, ये फिर से लिख लेते हैं। सिग्मा ऐसे लिखते हैं, लेकिन चलो लिक्विड पे लिखो तो समझ में आते रहता है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि सिग्मा और रो ही दिखाई पड़ता है पूरे कैलकुलेशन में, क्या है वो नहीं दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से 125 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 10 ये था मास का, इंटू 1/1.2/9। तो यहाँ से करेंगे तो 125 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, अच्छा तो 9, फिर हमें तो उसको लेना पड़ेगा रिलेटिव डेंसिटी। अगर 9 अगर बोल रखे हैं तो यहाँ पर एम के सिस्टम में जा रहे हैं तो 9 इंटू 10⁻³ बोलना पड़ेगा, और g का वैल्यू अलग से 10 ये चीज़। तो वहाँ पर बच्चों ये जो 9 मैंने बोला है तो 9 इंटू 10⁻³ होगा, और फिर g 10 होगा। क्यों? क्योंकि इसको जब एम केस में ले रहे हैं तो रिलेटिव डेंसिटी से काम नहीं चलेगा, उसको एम केस में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 9 इंटू, चलो लिख देते हैं कि हाईलाइट होते रहे। तो 9 - 1.2 कितना हो जाएगा 8, 8 - 0.2 इज 7.8 अपॉन 9। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक। और यहाँ से 10⁻³ तो -2 और छोड़कर जाएगा, तो 1.25 कर लीजिए। यहाँ से 4 और 1.25 वाले का 0, तो पूरा 10⁻⁻6 को खा जाएगा। तो 1.28 इंटू 7.8। तो 1.25 को अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो मुश्किल काम है, तो क्यों ना इसको 5/4 लिख लिया जाए। तो ये सब बच्चों आपको कैलकुलेशन के ट्रिक है कि ओवर द टाइम ही आएगा। आप कितना भी सोचिए कि इतना लगा लें, तो आप यहाँ से जैसे मुझसे सीखा, फिर अपने क्वेश्चन में जब करिए तो कहीं फिर आता है तो फिर लगाइए। तो इंस्टेंटेनियस है, ऐसा नहीं कि आप प्लान करके कि करेंगे तो फिर थोड़ा कभी हो सकता है कि मुश्किल हो, लेकिन करते 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 ही आ जाएगा। तो 4 4, तो यहाँ से अगर करेंगे 2 रहता तो कितना अच्छा होता, लेकिन है नहीं। तो इस तरह का बात है, कर सकते हैं हम लोग 1.936 टू 1.95। तो 10 से थोड़ा कम ही रहेगा ये। तो 1.95 इंटू 5 करेंगे तो 2 रहता तो 10 होता, 0.5 हटा दीजिए वहाँ से, तो 0.05 से 0.25। तो इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो कितना जाएगा 9.75 न्यूटन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? समझ में आया तो इसको फटाफट इसको लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर इसको तो देख ही लिए थे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है क्यूब ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर जस्ट कंप्लीटली इमर्ज इन अ लिक्विड ए व्हेन इज पुट इन द लिक्विड बी इट फ्लोट विद 2 सेंटीमीटर आउटसाइड द लिक्विड, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द टू। तो एक लिक्विड में, मतलब एक क्यूब है 4 सेंटीमीटर का, जस्ट कंप्लीटली इमर्ज इन अ लिक्विड है, तो उसमें अगर करते हैं तो mg और बॉइंट फोर्स तब भी लगेगा यहाँ पर, केस 1 तो कंप्लीटली है। तो इसका खाली आप इससे भी काम चला सकते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना उसका अंदर की तरफ ऐसे घुला होगा या डूबा होगा, इस तरह का बनाने की कोशिश किया। देखिए
तो ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो उसका ए है ना, और ये वाला साइड आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो इसमें जो बॉइंट फोर्स लगेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू 4 इंटू रो ऑफ द लिक्विड ए इंटू जी इक्वल टू एम जी, ऐसा। अब उसमें क्या कर रहा है कि दूसरे केस 2 में 2 सेंटीमीटर आउट है, तो अंदर की तरफ कितना होगा, मतलब इसमें अगर देखेंगे इस तरह का है, मतलब थोड़ा और नीचे बनाना चाहिए था, तो ठीक है, इसको आप ऐसे मान लीजिए। तो 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है, तो 2 सेंटीमीटर आउटसाइड है। तो केस 2 में कितना होगा, तो वहाँ भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेकिन यहाँ पर उसका कितना इनसाइड ऑफ द लिक्विड है इस 2 सेंटीमीटर, तो इंटू 2 इंटू रो ऑफ बी इंटू जी इक्वल टू अगेन एम जी, सेम ही है। तो उन दोनों को आपस में डिवाइड कर लीजिए, ऐसा इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बोल के। तो एम जी तो इस साइड पे 1 हो गया, वहाँ से 4/2 यानी कि 2 रो ए अपॉन रो बी, बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे जी, ऐसा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, समझ में आया क्या? ये देखो मैंने क्या बोला कि ये ए कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, 4/2 इज आवर 2, क्योंकि सेंटीमीटर में है, कोई इसका यहाँ पर रेशियो जब कर रहे हैं तो आप वो कैंसिल ही हो जाएंगे अगर आप उसको चेंज भी करेंगे तो 10⁻⁻² में। तो रो ए बाई रो बी कितना हो जाएगा बच्चों, इज़ 1/2। तो ये हमारा ऐसा बन गया। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये देखिए, इफ द वेट ऑफ द बॉडी W1 W2 आर द वेट व्हेन इन द इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ a specific gravity ρ1 ρ2 respectively, then the relation is among the W1 W1 and W2 is। तो इसमें आप उसमें क्या कर रहे हैं कि उस समय का वेट है W1 एंड W2 कि जब किसी लिक्विड में उसको आप डालते हैं तो ठीक है। तो हमने अभी आपको यही बताया था कि पीछे अभी जो अपरेंट वेट होता था W1 इक्वल टू W टाइम्स ऑफ 1 माइनस ρ1 ऑफ द, मतलब अगर लिक्विड का है अपॉन रो, इस तरह का, ठीक है। तो W1 इक्वल टू W1 अपॉन 1 माइनस ρ1 बाई रो, ऐसा होगा। तो हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं क्या कि जो बॉइंट फोर्स हमारा होगा, मतलब कि जो अपरेंट वेट है जो बॉइंट फोर्स होगा, तो W माइनस W1, भाई W उसका वेट है और अपरेंट उसमें W1 आ रहा है, तो यानी W माइनस W1 करेंगे तो हमारा बॉइंट फोर्स आएगा। मतलब उससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। अगर इस फॉर्मेट में जाएंगे तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसमें V इंटू ρ1 कह सकते हैं। बॉइंट फोर्स क्या होता है, अगर वेट की बात कर रहे हैं तो G से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब फोर्स, बॉइंट फोर्स इक्वल टू ये V इंटू ρ1 इंटू जी, यही होगा। अगर V वॉल्यूम है, ρ1 डेंसिटी में डाल रहे हैं तो बॉइंट फोर्स इतना लगेगा। तो B बाई जी अगर निकाल लें तो B इंटू ρ1 का वैल्यू हो जाएगा, तो एक तरह से वेट के इक्वल आ जाएगा। बॉइंट फोर्स कितना वेट कर रहा होगा तो इतना। इन सेकेंड केस में W माइनस W2 इक्वल टू V इंटू ρ2, ऐसा, ठीक। ऐसा नहीं कि उससे नहीं मिलेगा, उससे भी मिलेगा बच्चों, ऐसा मत सोचना। उसमें मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसीलिए तो उसको हटा दिया। और सबको आराम का आदत है ना, तो इसलिए मेहनत कौन करे, तो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो W माइनस W1 अपॉन W माइनस W2 इक्वल टू ρ1 बाई ρ2, ऐसा। W चाहिए बच्चों, अब देख लो जहाँ से W आपको मिल जाए। तो कहे कि सर फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तरफ जल्दी से भागा जाए, जितना जल्दी हो। W इंटू ρ2 माइनस W1 इंटू ρ2 इक्वल टू W1 इंटू ρ1 एंड माइनस W2 इंटू ρ1। तो उसमें से अगर हम W को एक तरफ लेकर आते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इज ρ2 माइनस ρ1, यही ना। W वाले को देखिए उस साइड में जो पड़ा हुआ है, और यहाँ से अगर करेंगे W1 ρ2 माइनस W2 ρ1, तो W इक्वल टू W ρ2 माइनस W1 होगा ना, W1 ρ2 उस साइड में गया था, W1 ρ2
W2 रो 1 अपॉन रो 2 माइनस रो 1, ऐसा निकल कर आया। तो W1 रो 2 माइनस W2 रो 1 अपॉन रो 2 माइनस रो 1, तो उसमें शायद ये आपको B वाला दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया ही होगा, नहीं आया होगा तो बताइएगा, फिर आप समझाएंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि होमोजीनियस सॉलिड ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ L, उसमें कह रहा है कि h/2 मीन्स L इज लेस देन h/2, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है उसको। तो इसमें तो आपको रेड वाला लाना पड़ेगा। तो a क्रॉस सेक्शनल एरिया A/5 है, इमर्जिनस सच दैट इज द फ्लोटिंग विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एट लिक्विड इंटरफ्रेंस विथ लेंथ L/4 इन द डेंसर मीडियम। तो डेंसर 2D वाला है, तो L/4 इधर है और 3L/4 इधर है। तो देखिए एडवांस का क्वेश्चन अब चुटकियों बजाते हुए कैसे आपको निकल कर आ जाएगा। द लोअर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर हैविंग द प्रेशर P0 देन द डेंसिटी D ऑफ द सॉलिड गिवन बाई। तो हमें इस जो सॉलिड है ना, ये वाला, ये कुछ ऐसा जो रखा हुआ है, इसका डेंसिटी कैपिटल D बता रहे हैं, तो उसका चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या जानते थे बच्चों, अभी तक के डिस्कशन में आपने ये देखा था ना कि mg विल बी डाउनवर्ड, mg विल डाउनवर्ड, और दो पॉइंट फोर्स लगेंगे B1 और एक पॉइंट फोर्स लगेगा B2। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि B1 प्लस B2 इज इक्वल टू mg, ऐसा पॉइंट फोर्स जो अलग उसकी में बात हो रहा है। तो अब बच्चों एरिया नहीं लिखूंगा बार बार, क्योंकि अब इतना तो आप समझ में आ गया होगा कि जब भी इसका L/4 का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, A/5 इंटू L/4। चलो ये नहीं लिखूंगा तो डर गए, तो A/5 इंटू L/4 इस पार्ट में ये वॉल्यूम हो गया पहले वाले में, और डेंसिटी यहाँ का 2D है इंटू G, प्लस A/5 3L/4 इंटू डेंसिटी इंटू G इक्वल टू mg। तो वहाँ पर A/5 इंटू L, पूरा तो L ही है, इंटू डेंसिटी कैपिटल D और इंटू G, ये चाहिए। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन है, तो A/5 L/4 नहीं, L ही गया, L G को हटा दीजिए, तो क्या मिला आपके पास 2D/4, तो इसका मतलब कितना हो गया D/2। यहाँ से क्या मिला 3D/4 और इक्वल टू कैपिटल D, तो 3 4 और वहाँ से आपका D/2, मतलब कि 0.75 प्लस 5, तो 0.75 प्लस 5, 0.75 प्लस 0.5 इज 0.25, और 0.125 अभी इसके बारे में कुछ आपको ज्ञान दे रहा था कि 1.25 तो 5/4 होता है, और यहाँ पर उसका वैल्यू यहाँ वेट कर रहा होता है। तो देखिए, तो एडवांस का एक क्वेश्चन कितना आपको स्मूथली बन गया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आपको दिखाने के लिए सब A/5 और ये सब लिखा, आप अगर प्रैक्टिस में होंगे तो ये भी आप भी नहीं लिखेंगे, पता है, L/4 2D और उसका लिखा और एक ही लाइन में दूसरे लाइन में आंसर, तो उस तरह से, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सिखाने का यही था मतलब। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि बीकर कंटेनिंग द वाटर इज प्लेस्ड इन ए स्प्रिंग बैलेंस, अ स्टोन इज द वेट ऑफ हंग एंड lowered into the water without the touching the side and bottom of the beaker. Explain how the reading will be changed. ये इसमें थोड़ा एक गड़बड़ी है बच्चों। इसमें जो बोला हुआ है कि बीकर कंटेनिंग द वाटर इज प्लेस्ड ऑन द स्प्रिंग बैलेंस, अ स्टोन वेट इज W। स्टोन वेट नहीं, उस पूरे बीकर का वेट है W, ठीक है। तो उसका स्मॉल W है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बीकर है और इसका मास W है, और यहाँ पर आप जैसे कैसे भी वो स्टैंड करके रखा हुआ है, और एक यहाँ पर एक बैलेंस रीडिंग है, तो उसमें रीडिंग क्या आएगा, जो W होगा वो W आएगा, यही होगा ना। और मान लो पानी वानी सब भर के रख देते हैं इसमें, ऐसे क्या बात है,
ऐसा। अब क्या किया है, किसी ने ऊपर से आया और उसको एक स्टोन को यहाँ पर पुट कर दिया उसके साथ, और किसी से वो टच नहीं कर रहा है, ये स्टोन है, तो स्टोन का मास नहीं है, स्टोन का वॉल्यूम कुछ हो सकता है। तो स्टोन को ऐसे ला के रख दिया, कर कि अब बताओ इसमें रीडिंग कितना होगा। डब्लू तो देखो है, वो तो रहेगा, उसने रॉन्गली मेंशन कर दिया है कि उसका स्टोन का वेट डब्लू है, स्टोन का वेट कुछ और होगा, लेकिन डब्लू तो इस कंटेनर का होगा ना। तो इसमें जो रीडिंग क्या आएगा, एक तो बात तय है कि डब्लू तो होगा, अब प्लस क्या होगा या माइनस होगा, ऐसा लगता है क्या। देखिए इसमें जब उसको बिना टच किए कहीं किसी सरफेस से टच नहीं कर रहा है, तो इसका जो भी वेट होगा स्मॉल डब्लू या कुछ स्मॉल डब्लू टाइप ऐसा मान लेते हैं, और बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ होगा। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है, तो इसमें ऐसा कर लेते हैं कि जो उसका वेट होगा इसमें स्मॉल डब्लू कह लेते हैं, ये तो दिख रहा है, और बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक, ये कम होगा। तो बॉइंट फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो उसके चलते क्या करेगा, ये भी पानी पे लगाएगा, मतलब इसने पानी पे लगाया बॉइंट फोर्स बी ऊपर की तरफ, या पानी ने इस पे लगाया, तो बदले में भी नीचे की तरफ अब ये भी लगाएगा, एक्शन रिएक्शन तो होगा। तो लेकिन रीडिंग में तो ये भी आ जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि वेट ऑफ जो कंटेनर का है या उसका जितना डब्लू है प्लस डी, ये दोनों उसके रीडिंग में आएंगे, मतलब बॉइंट फोर्स भी उसके रीडिंग में आ जाएगा, और उसके चलते हम कहेंगे कि टोटल रीडिंग जो होगा डब्लू प्लस बी होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। आया तो अब आ जाइए फटाक से दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि वेसल कंटेन ऑयल ओवर मर्करी, a homogeneous sphere the float with the half of volume immersed in a mercury and other half is oil. What is the density of material of a sphere? तो देखिए ये भी जेई एडवांस में किसी सलाह रखा है कि अगर स्फेयर है ऐसा, मतलब कोई अगर स्फेयर है और उसमें हाफ पार्ट ऐसा, हाफ पार्ट उसमें एक ऑयल वाले को ही ऊपर भेज देते हैं, डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर ऑयल के लिए है, और डेंसिटी ऑफ द मर्करी में इसमें डाल रखा है Hg इक्वल टू 13.6, ये तो होता ही है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह के दो पार्ट में। तो इसका ये वॉल्यूम हमारा V/2 है और इसका वॉल्यूम V/2 है, ऐसा है। तो हमसे पूछा जा रहा व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए स्फेयर। सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फेयर के लिए, तो उसी पर ही काम, मतलब कि यहाँ पर अगर वो है इमर्ज इन अ मर्करी एंड होमोजीनियस स्फेयर ऑफ द फ्लोट, हाँ वही मैं ढूंढ रहा था कि इक्विलिब्रियम या फ्लोट जैसा, ये फ्लोट कर रहा है, तो इसके चलते यहाँ से हम क्या बोलेंगे mg डाउनवर्ड, और यहाँ से इसका बॉइंट फोर्स B1 और यहाँ पर इसके चलते B2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि B1 प्लस B2 तो एक चीज तय है कि होगा, ऐसा। तो बॉइंट फोर्स के लिए अगर देखेंगे तो V/2 उसका वॉल्यूम यहाँ का, डेंसिटी 13.6 इंटू जी, प्लस दूसरे वाले का बॉइंट फोर्स V/2 और यहाँ से 0.8 इंटू जी इक्वल टू मास के लिए टोटल वॉल्यूम V हो जाएगा उसका, इसका स्फेयर का टोटल वॉल्यूम तो V ही होगा ना, V इंटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू जी। तो यहाँ से G G G V V V कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, आधा आधा है, तो इसीलिए इसका मीन हो जाएगा 13.6 प्लस 0.8। तो 13.6 प्लस 0.8 का मतलब कितना हो गया, इस 14.4, तो 14.4 का मतलब 7.2, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा डेंसिटी निकल कर आएगा। ये बात आपको समझ में आया, समझ में आया तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं आप।
ठीक है, अब आ जाइए। यस, ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस आर इज रिमूव फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। एक सिलेंडर है और उसमें आर रेडियस पार्ट का रिमूव कर दिया, ठीक। द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर इज वी, तो उसके चलते उसका वॉल्यूम वी है, एंड मास इज एम, ठीक। इट इज सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो वेयर इट इज द स्टे वर्टिकल, द अपवर्ड surface of the cylinder is at the depth h below the liquid surface. How much is the force on the bottom of the cylinder is in the by the liquid? How much is the force on the bottom of the cylinder by the liquid? तो देखिए इसमें जो नेट फोर्स होगा इसका वो आपका अपथ्रस्ट होगा, वही आपको अभी पीछे देखे थे ना, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन लिया था। वहां पर क्या बोल रहा है कि हाउ मच द फोर्स ऑफ द बॉटम ऑफ द सिलेंडर बाय द लिक्विड। तो लिक्विड के चलते आपने देखा था कि जो बॉइंट फोर्स होगा वही लगाया था, ये पत्थर वाला एक एग्जाम्पल लिया था। तो देखो सेम क्वेश्चन पूछा है लेकिन यहाँ पर इस पर डेटा दे दिया है, तो एडवांस वाले लोग भी कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं, बस इसके साथ कुछ खिलवाड़ कर लेते हैं। उसमें क्या होगा कि उसका मास तो एक जितना भी है एम, तो एम जी तो लग ही रहा होगा, ठीक। और एच हाइट नीचे है तो प्रेशर कुछ दे रहा होगा, तो उसके चलते यहां से फोर्स कितना लग रहा होगा, से F1 ऐसा, और नेट फोर्स इनका कितना लग रहा होगा, अपथ्रस्ट, तो उनके ही इक्वल होगा, जो अपथ्रस्ट होगा वही रीडिंग देगा। अपथ्रस्ट इक्वल टू हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि F1 प्लस mg, ठीक। अब F1 के लिए वहां पर प्रेशर जितना लग रहा होगा तो P इंटू एरिया प्लस mg, ऐसा यही होगा, ठीक है। तो यहां पर P इंटू एरिया, तो इसमें कितना हाइट नीचे है h, और इसका डेंसिटी कितना है रो, तो प्रेशर उसके चलते एक्स्ट्रा कितना मिल रहा होगा h रो जी, तो h रो जी, और एरिया स्फेरिकल है तो पाई आर स्क्वायर, ऐसा रेडियस आर है पाई आर स्क्वायर, और एम जी के जगह पर यहां पर क्या होगा वी रो जी। वो ऐसा क्यों कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी तो गिवन नहीं है, आप कह सकते हैं ना, तो लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि वो पूरा का पूरा अंदर इमर्ज है, तो एम जी और वी आपस में उस समय इक्वेट कर रहे होंगे, तो इसीलिए हम उसको कह सकते हैं कि एम जी इक्वल टू वी रो जी। तो ये जो चीज़ आपका निकल कर आया, ये इसमें अपथ्रस्ट, जो नेट अपथ्रस्ट मिलेगा ऐसा मिलेगा, और यही फोर्स उस पर लगाएगा लिक्विड के बॉटम पर, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। एक आ जाइए लास्ट में, तो इसमें एक बार फिर से देख लीजिए कि अपथ्रस्ट है F1, मतलब कि H हाइट के चलते वो नीचे की तरफ प्रेशर जितना ही लगा रहा होगा, एक तो बदले में लिक्विड इसके सरफेस पे लगा रहा है। हाउ मच द फोर्स ऑफ द बॉटम ऑफ द सिलेंडर बाय द लिक्विड, तो वो जितना F1 नीचे लगाएगा तो ऊपर उतना से लगाएगा, जितना अपथ्रस्ट होगा। इसके लिए mg तो उसमें कांटेक्ट में नहीं है तो इसमें नहीं कह सकते हैं, लेकिन mg को मैंने ले लिया था, तो इक्वल टू बॉइंट फोर्स जो उसका लग रहा होगा वो, इन दोनों का जो नेट होगा इज नेट ऑफ थ्रस्ट इक्वल टू वी रो जी, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आसान सा है, इसीलिए इसको ले लिया कि ट्रिकी टाइप का या उस तरह का रहता है कि 3 लिक्विड ऑफ द डेंसिटी D, 2D एंड 3D मिक्सड विद द इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द वेट, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। तो इसका कॉन्सेप्ट तो एक लाइन का है, मतलब यहाँ से ऐसा एक D है, एक 2D का है और एक 3D का है, मिक्स करते हैं, उसका वेट सेम है, तो मतलब एक तरह से कह रहा मास सेम है कि m/g कर लीजिएगा, mg नहीं मतलब जितना भी होगा, तो उसमें वेट अगर सेम है तो g से डिवाइड करेंगे तो मास उसका सेम हो जाएगा। तो इसका डेंसिटी d है, इसका मास सेम है, तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा v1। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा मास बाई डेंसिटी। तो यहाँ से देखेंगे m/d, सेम इसके लिए v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा m/2d, और v3 इक्वल टू कितना हो जाएगा
m/3d, ऐसा। तो इसमें अगर हमें फाइनल डेंसिटी अगर देखना हो d डैश, तो हम इसमें से क्या बोलेंगे, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये कुछ एवरेज स्पीड जैसा है या कुछ एवरेज वेलोसिटी जैसा, एवरेज स्पीड जैसा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो सिमिलरली टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ऐसा। तो d डैश इज इक्वल टू मास m है, तो टोटल मास कितना हो गया 3m, तो यहाँ से कितना हो गया m/d, m/2d, m/3d। तो मास कॉमन लेकर कैंसिल कर दिए, और यहाँ से एलसीएम जब लेंगे आप 1/d3d और उसके लिए, तो 6d आप ले लीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 + 3 + 2, तो वहाँ से देखेंगे तो ये कितना जाएगा, 6 3 जा 18/11। तो जो रिजल्टिंग डेंसिटी आएगा बच्चों 18/11d, 18/11d। तो ऐसा ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा इसका। इसमें यहाँ से चाहें तो आप वर्किंग लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज अपने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बॉइंट फोर्स के बारे में पूरा एक क्लास डिवोट किया, जिसमें बच्चों को दिक्कत होता है, तो उस पर जितना मैक्सिमम पड़ता था कर किया। नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे, तो उसमें आपको विस्कोसिटी के बारे में बताएंगे कि विस्कोसिटी क्या होता है, और फिर उसके बाद विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस ड्रैग क्या होता है, पॉजिटिव फार्मूला क्या होता है, उन सब बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें कोशिश करेंगे कि उस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इन सब बातों को आपस एकदम से निपटा दिया जाए, और फिर आगे बर्ड नॉलेज में उसके आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो उन सब बातों के साथ चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।